नमस्कार विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि नोटेशन पद्धति क्या है, इसका उद्गम कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे विकसित हुई। तो आज हम नोटेशन पद्धति के मेरिट्स यानी कि इसकी अच्छाइयाँ, इसके गुण और डिमेरिट्स यानी कि दोष, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो नोटेशन पद्धति की अच्छाइयाँ और बुराइयों में पहले हम अच्छाइयों की बात करते हैं। पहली, स्वरलिपि की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इससे गुरुमुख से सीखी वस्तु को याद करने में सहायता मिलती है। इसकी सहायता से बरसों पहले सीखी हुई वस्तु भी पुनः स्वरलिपि देखने से स्मरण आ जाती है। सेकंड, अमुख राग किस काल में और किस प्रकार गाया जाता है, इसका बोध अगली पीढ़ी को कराने के लिए नोटेशन ही एक ऐसा साधन है जो इन सब का रिकॉर्ड रखता है। थर्ड, व्याकरण की दृष्टि से नोटेशन पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार व शक्ति अनुसार गा बजा सकते हैं। जैसे अन्य भाषाएं सीखने के लिए भाषा की लिपि सीखनी आवश्यक है, उसी प्रकार संगीत के लिए भी स्वरलिपि आवश्यक है। फोर्थ, स्वरलिपि ध्येय तो नहीं पर ध्येय की प्राप्ति का एक सरल साधन है। चीज की रूपरेखा का स्पष्ट और शुद्ध रूप से वर्णन कर देने के बाद उसका कार्य समाप्त हो जाता है। स्वरलिपि का सरल और स्पष्ट होना ही अधिक सरल मान्य होगा, क्योंकि सरलता और स्वाभाविकता के कारण ही अल्पज्ञानी व विद्वान दोनों लाभ उठा सकते हैं। फिफ्थ, स्वरलिपि पद्धति से ही हमें पुराने घरानेदार गायकों की चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे पंडित भातखंडे ने क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में यह घरानेदार चीज़ें लिखी हैं। सिक्स्थ, किसी गायक अथवा वादक की शैली स्वरलिपि की सहायता से ही लिखकर सुरक्षित रखी जा सकती है। नेक्स्ट, ऐसे गायक वादक जो अपनी चीजें अपने शिष्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं सिखाते, उनकी चीजें भी उन्हें कहीं भी सुनकर स्वरलिपिबद्ध करके सीखी व रखी जा सकती हैं। मतलब अब मैं किसी के पास गया, उस्ताद के पास, या मेरे पास कोई शिष्य आया, मैंने कह दिया कि भाई ये तो चीज़ मैं सिखाऊंगा नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से सेवा पानी करके लिया उस्तादों की, तो विद्यार्थी क्या करेंगे? कहीं से मैंने कहीं जो लिख के रखी होगी या मेरे से छुप के रिकॉर्ड करके किसी से नोटेशन बनवा के ऐसे सीख सकते हैं। इसका ये मतलब है कहने का। नेक्स्ट, स्वरलिपि पद्धति की सहायता से दूसरे देशों में भी हमारे संगीत का प्रचार हो सकता है। अब जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, तो वहाँ पे जो भारतीय संगीत है वो काफ़ी प्रफुल्लित हो रहा है। तो ये नोटेशन सिस्टम की ही सहायता से हो रहा है। नेक्स्ट, किसी अच्छे गायक की संगीत को देन स्वरलिपि द्वारा ही सुरक्षित रखी जा सकती है। तो ये थी इसकी अच्छाइयाँ। तो अब बुराइयों में क्या है? पहला,
इससे हमारे संगीत के क्रियात्मक रूप को नुकसान पहुंचा है। स्वरलिपि पद्धति गायक के गले की सभी विशेषताओं जैसे गमक, गिटकरी, श्रुति प्रयोग, स्वर का लगाव इत्यादि बातों को लिपिबद्ध करने में असमर्थ है, अपितु यह चीजें गुरुमुख से सुनकर ही आ सकती हैं। परंतु आज का संगीत वर्ग शिक्षकों के पास जाने की अपेक्षा किताबों से पढ़कर सीखना अधिक पसंद करने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप रागों के रूप ही बदल गए हैं और वैसे भी उनके संगीत में आकर्षण, स्वाभाविकता, रस की कमी है। सेकंड, मूल गायकी के स्वर लगाने की शैली, उच्चारण का ढंग, विश्रांति का समय, स्वरों में परस्पर संबंध, ध्वनि का कोमलता या जोर से उच्चारण करना आदि, ये सब बातें स्वर लिपि में नहीं उतारी जा सकती, क्योंकि गायक के गले की जितनी भी बारीकी हैं, संगीत की जितनी भी बारीकी हैं, वो तो जो प्रैक्टिकल पर आधारित है ना। अतः जो स्वरलिपि को ही पूर्ण समझकर उस पर निर्भर करते हैं, वे संगीत कला की वास्तविकता से परे चले जाते हैं। थर्ड, वक्रतम स्वरों का प्रयोग, स्वर उच्चारण, राग चलन, इन सब बातों को सुनकर ही जाना जा सकता है। फोर्थ, राग सौंदर्य आदि संगीत की विशेषताओं को पुस्तकों का कोरा अध्ययन नहीं सिखा सकता। अतः स्पष्ट है कि संगीत का वास्तविक ज्ञान तो संगीत गुरु से मिल सकता है, ना कि स्वरलिपि पद्धति में। फिफ्थ, एक ही स्वरलिपि होने पर देश में कार्य अच्छी प्रकार चल सकता है, पर यहां हर तीसरा व्यक्ति नई स्वरलिपि बनाकर उसके अनुरूप चलने का प्रयत्न करता है। कई पाश्चात्य स्वरलिपि की नकल करते हैं, जबकि वह भारतीय संगीत से बहुत परे है। नेक्स्ट, इसने संगीत के विद्यार्थियों को आलसी बना दिया है, क्योंकि वे सोचते हैं कि जिस प्रकार अन्य विषयों की तैयारी घर पर हो सकती है, उसी प्रकार संगीत भी पढ़कर सीखा जा सकता है। उसने गुरु शिष्य का संबंध भी खत्म कर दिया है, जिससे संगीत के वास्तविक रूप का क्या हो रहा है, ढांचा बदल रहा है। जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट, कैसी ही कठिन चीज क्यों ना हो, हम उसे नोटेशन की सहायता से 1 मिनट में निकाल सकते हैं। इस विचारधारा ने साधना का वह स्तर समाप्त कर दिया है, जिसके द्वारा कला में श्रोताओं को हंसाने और रुलाने की क्षमता आती थी। तो ये सारे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी अच्छाइयां और बुराइयां हैं। अब उपसंहार में हम क्या कहेंगे? भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पद्धति को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो भातखंडे पद्धति विष्णु दिगंबर पद्धति की अपेक्षा सरल है, परंतु संगीत की सूक्ष्मताओं को प्रदर्शित करने का अभाव है, जबकि विष्णु दिगंबर पद्धति अपेक्षाकृत कठिन और सूक्ष्म है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का कहना है कि श्रेष्ठ लिपि वही कहला सकती है जो सरलता, सूक्ष्मता और पूर्णता से युक्त हो। उनका कहना है कि भातखंडे पद्धति सरल होते हुए भी स्थूल है। जो भातखंडे पद्धति के
विपक्ष में है। उनका कहना है कि यह पद्धति स्थूल है, अतः इस पद्धति की पुस्तकों से शिक्षा पाए विद्यार्थियों के गायन वादन में स्वाभाविक माधुर्य, लोच आदि गुणों का अभाव है। साथ ही वे कहते हैं कि गायकी अंग में मात्रा विभाजन, इतना सूक्ष्म होता है कि उसके लिए विशेष चिन्ह आवश्यक होने चाहिए। वास्तव में गायन वादन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। वैसे भी गायक वादक अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपने कला प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाकर रस का संचार करते हैं, तो उन्हें लिपिबद्ध कैसे किया जा सकता है। वैसे भी आज सिनेमा संगीत की स्वर लिपियों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब भाव पक्ष की रसात्मकता से परिपूर्ण फिल्म संगीत की मार्मिक धुनों को भातखंडे पद्धति में अंकित किया जा सकता है, तब कला पक्ष की चमत्कारी स्वरताल की बांट को भी सरलता, सूक्ष्मता और पूर्णता के साथ लिपिबद्ध किया जा सकता है। भातखंडे पद्धति में शांगोपांग विशुद्धता और संपूर्णता लाने के लिए आज कई विद्वान प्रयत्नशील हैं और वे अपने नित्य नए सुझावों से संगीत जगत को अवगत करवा रहे हैं, जैसे श्री महावीर प्रसाद मुकेश। परंतु शायद संगीत जगत में पारस्परिक एकता का अभाव इस ओर अधिक गतिशील नहीं। यदि योग्य विद्वान जन एक सूत्र में बंधकर इस दिशा के निर्माण की ओर ध्यान दें, तो शायद संगीत जगत भातखंडे पद्धति के संशोधित परिवर्तित रूप को अपना सकेगा। पंडित भातखंडे जी का प्रयास यही था कि राग की रूपरेखा का स्पष्टीकरण स्वरलिपि द्वारा हो जाए। बाकी राग की गहराई और राग का मर्म तो गुरुमुख से सीखकर ही आ सकता है। संगीत की सूक्ष्मताओं का अंकन चिन्हों द्वारा संभव नहीं है। इससे सरलता की अपेक्षा जटिलता ही बढ़ेगी। स्वरलिपि तो गुरुमुखी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पूरक है। इसे हम बंदिशों को परंपरागत रूप में यानी कि ट्रेडिशनल सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें याद रख सकते हैं और समय पड़ने पर उन्हें एक बार देख लेने से समझ सकते हैं। यदि कोई यह कहे कि संगीत की विशेषताएं, सूक्ष्मताएं स्वरलिपि में आबद्ध हो जाएं, तो यह कठिन है। वास्तविकता तो यह है कि संगीत विषय की तैयारी घर पर बैठकर नहीं हो सकती। इसके लिए तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो अब ऐसे तो नहीं कहते कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही तो है जो हमें हर चीज का रास्ता दिखाता है। तो यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश। तो गुरु की अनेक साहित्य में अनेक शास्त्रकारों ने इसीलिए बहुत महत्ता बताई है। तो संगीत में तो फिर
है ही ये विद्या गुरुमुख से सुनकर सीखने की। तो इसलिए नोटेशन पद्धति टेम्परेरीली हो सकती है भी। मान लीजिए कोई चीज हम भूल गए, आजकल कितने कितने राग सीखते हैं, कितना सब कुछ है, तो कोई बंदिश मान लीजिए भूल जाते हैं, तो हमने टेम्परेरीली बीइंग उसको रखा है, लिख के रखा है नोटेशन में, तो उसको देखा जा सकता है। तो लेकिन नोटेशन सब कुछ नहीं है। तो विद्यार्थियों, योग्य गुरु के पास जाएं, गुरुओं की, अध्यापकों की पूरी तरह से श्रद्धा में नतमस्तक हो जाएं, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, जो कि शिक्षा देते हैं, जो कि सिखाते हैं। तो ये आज का नोटेशन पद्धति के यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नोटेशन सिस्टम ये वीडियो था। तो आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इससे लाभ हो सके। तो सब्सक्राइब कराएं चैनल को, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।